Hello everyone, I hope you all are doing well. So CAPF is over, है ना? CAPF 2024 is over, and some of you feel that they are clearing, उनका बन रहा है, and some of feel कि उनका नहीं हो रहा, ठीक है? It is just their feeling, which is based on their marks जो भी उन्होंने आंसर कीज़ को अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की यूज़ करके बनाया है ना? सो रिज़ल्ट तो अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ के आसपास आ जाता है इसका. सो यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ, है ना? 1.5 मंथ टू सी वेदर यू आर फाइनली इन और आउट. बिकॉज जितनी भी आंसर कीज़ होती हैं इनमें वेरिएशन रहता है, हर साल रहता है. बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल किसी इंस्टीट्यूट के लिए कि वो 100% एक्यूरेट आंसर की रिलीज़ करे. हर साल वेरिएशन होता है, ठीक है? सो ये जो हमारे पास टाइम है 1.5 मंथ, वी शुड नॉट वेस्ट इट, है ना? कि इधर उधर कहीं स्पेंड ना करें. इट्स बेटर कि हम उसी लाइंस पे फॉर यूपीएससी जो भी हमारा सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, उनको रिवाइज़ करें. सो दैट इन केस अगर हमें कोई और आपको एग्ज़ाम देना पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स को भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, है ना? सो यू हैव टू स्टार्ट नाउ ना. अगर आप सच में उसको टारगेट कर रहे हो या फिर सीडीएस को बिट कर रहे हो, है ना? सीडीएस या फिर इवन सीएपीएफ को आप टारगेट कर रहे हो फॉर नेक्स्ट ईयर 2025, सो यू हैव टू स्टार्ट नाउ. यू हैव टू स्टार्ट नाउ. आप जनवरी का वेट नहीं कर सकते कि 2025 आएगा एंड जनवरी में स्टार्ट करूँगी या फिर करूँगा, है ना? सो इट्स बेटर कि आप जल्दी स्टार्ट करें. बिकॉज जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा एंड उतना ही जल्दी आप रिवाइज भी करोगे, ठीक है? सो विद दैट इन दिस वीडियो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं हमारी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उनके ऊपर फोकस करूँगा. इम्पॉर्टेंट वंस जिनके ऊपर से क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? पीवाईक्यू से मैंने ये चीज़ डिराइव की है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादातर, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर. इसके बाद हम जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनको देखेंगे, ठीक है? कौन कौन सी बॉडीज़ पर ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है या फिर पूछे गए हैं प्रीवियसली इन सीएससी प्रीलिम्स, इन सीएपीएफ, इन सीडीएस, है ना? उन तीनों में. सो उनको उनके बेस पे मैंने ये चीज़ आई ट्राई कि उनको कवर करूँ इन टॉपिक्स को, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सुप्रीम कोर्ट है. आई एम यूजिंग दीज माई ओन हैंड रिटन नोट्स. आई होप दीज आर विजिबल क्लियरली. आपको दिख रहे होंगे, है ना? एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड सो दैट जब आपको ये मिले तो आपको कोई इशू ना हो पढ़ने में, ठीक है? एंड इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि मैं सब जो भी लिखा हुआ है मैंने इसको मैं इन टाइप करके एक पीपीटी फॉर्म में, काइंड ऑफ पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है? दैट वुड बी मोर हेल्पफुल बिकॉज उसमें ईज़िली कुछ ऐसे विजिबिलिटी का इशू नहीं होता जैसे इसमें है ना? सो इन फ्यूचर आई बी कमिंग अप विद दैट ऑल्सो. टिल देन हम इसी से अपना स्टार्ट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में हमारा लिखा हुआ है दे शैल बी सुप्रीम कोर्ट, है ना? एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 124. ये 24 है, ठीक है? 29 नहीं है, ठीक है? दिस इज़ 24. ओके, 24 क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? एंड ये साइड पे क्या लिखा हुआ है? ये साइड पे लिखा हुआ है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये कस्टोडियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का. किस चीज़ ने कहा? ये सिर्फ खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि मेरा कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? ये पीवाईक्यू है. सीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा गया था, ऑप्शन दिए थे, एक दिया था प्रेसिडेंट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हमारा जो है अटॉर्नी जनरल, एक पार्लियामेंट, ठीक है? सो उसमें करेक्ट ऑप्शन वाज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? एंड हमारे इंडिया में कौन सा जुडिशल सिस्टम होता है? इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम होता है. इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट लॉज़ हैं, स्टेट लॉज़ को
एंड सेंट्रल लॉज को, दोनों को इन्फोर्स कौन करता है? सेम जुडिशरी इन्फोर्स करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई कोर्ट है, अगर यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट है अगर यहाँ पे, तो वो यूपी के लॉज को भी इन्फोर्स करेगा, है ना, एंड जो सेंटर के लॉज होंगे, जो पार्लियामेंट के लॉज होंगे, उनको भी इन्फोर्स करवाएगा, है ना, उनको भी इन्फोर्स करवाएगा। आई मीन कि इंश्योर करेगा उनका वायोलेशन तो नहीं हो रहा। उनके अगेंस्ट कोई अपील जा सकती है, ठीक है, सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट कोई अपील जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकती है एंड सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है ना। सो हमारे यहाँ पे डबल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एंड ये चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो कि थर्ड राउंड टेबल, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तीनों, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनके ऊपर बेस था जो, है ना। सो उससे निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने कहा था कि जो जुडिशियल सिस्टम होगा वो होगा इंटीग्रेटेड, मींस स्टेट लॉस एंड सेंट्रल लॉस को सेम जुडिशरी इन्फोर्स करेगा, ठीक है, सेम जुडिशरी इन्फोर्स करेगा। यूनिफाइड जुडिशरी एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। जैसा मैंने ऊपर कहा, हमारे यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी है। एंड ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है यूनिटरी, उसका यूनिटरी, ये यूनिटरी फीचर है इंडिया का, ठीक है। एक होता है फेडरल फीचर, है ना, एक हमारा आता है फेडरल फीचर, एंड एक होता है यूनिटरी फीचर। अगर आपको ऑप्शन दे के पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिटरी और फेडरल, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये कौन सा है? ये है अपना यूनिटरी फीचर, ठीक है, ये है यूनिटरी फीचर। आई होप दिस इज़ क्लियर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज़ यूनिटरी फीचर। मूविंग नेक्स्ट इज जनवरी 28, 1950। जनवरी 28 सॉरी 1950 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था इन दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली, इट वाज इनॉग्रेटेड, ठीक है। एंड ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? किस एक्ट के अंदर हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। इसने जो फेडरल कोर्ट था, उसको क्या किया था? सक्सीड किया था, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कैलकाटा में अंदर, है ना, जो कैलकाटा है वहाँ पे बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, आपको शायद याद हो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में, ठीक है, कैलकाटा में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था एज अ फेडरल कोर्ट इन न्यू दिल्ली। एंड इसी कोर्ट को सक्सीड किया था हमारे प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ने, कब? 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, ठीक है। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको सक्सीड किया था, ऑप्शन देगा आपको कैलकाटा, जो सुप्रीम कोर्ट था कैलकाटा में वो वाला, लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट साथ में कैलकाटा, फिर लिखा होगा फेडरल कोर्ट, सिंपल फेडरल कोर्ट लिखा होगा, या फिर फेडरल कोर्ट साथ में दिल्ली, ठीक है। सो इसने सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट को, ठीक है। फेडरल कोर्ट जो था हमारा 1935 वाले एक्ट के अंदर, उसको इसने सक्सीड किया था, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या होता था? प्रिवी काउंसिल होती थी एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? एक तो फेडरल कोर्ट था जो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील करनी होती थी, है ना, अगर उसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील करनी होती थी, तो वो प्राइवेट काउंसिल होती थी जो कि इसको अपील को हेयर करती थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है। बट जब सुप्रीम कोर्ट आ गया हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया, उसके बाद ये चीज़ बंद हो गई, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ बंद होगी। एंड पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करती है सुप्रीम कोर्ट को, नॉट इन दैट सेंस कि इंडिपेंडेंस के मामले में भी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट जो है इसकी इंडिपेंडेंस को वो करती है, ठीक है, हार्म करती है या अंडरमाइन करती है। इट सिंपली मीन्स कि पार्लियामेंट जो है लॉ पास करके सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ कर सकती है, उसकी पावर को इंक्रीज़ कर सकती है। इन दैट सेंस पार्लियामेंट रेगुलेट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो जो कहेगी वही सुप्रीम कोर्ट करेगा, नो। पार्लियामेंट जस्ट नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकती है, जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। और ऐसे कुछ अदर मैटर्स हैं जिनका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से कुछ लेना देना नहीं है, है ना, वो चीज़ पार्लियामेंट कर सकती है,
एंड अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा करती है जो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हार्म करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, है ना। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा पहले भी हो चुका है। सो कॉम्पोजिशन क्या होती है, प्रेजेंटली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कॉम्पोजिशन यानी कितने जजेस हैं टोटल, हमारे पास प्रेजेंटली 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। मीन्स 33 + 1, प्रेजेंटली हमारे पास 33 + 1 है इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड 1 जो है वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनली कब कितने थे, ओरिजिनली 8 थे, यानी कि 7 + 1, इट मीन्स 7 जजेस 1 चीफ जस्टिस। ओरिजिनल का मतलब जब सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट जो था इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950, तब 8 थे, अब जो हैं वो 34 हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, यू ऑल नो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होती है ना। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट होती है। एंड ये साथ में मैंने रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है। मींस जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं एंड हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हाई कोर्ट को तो गवर्नर करेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है। सो इसको लिख लिया करो, इट्स बेटर, है ना। कोई रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसको लिख लिया करो। सो सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट ऑल्सो, ठीक है। देन चीफ जस्टिस जो है उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सच नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही डीम्ड नेसेसरी। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन, ये जो पूरी लाइन है ये लिखी हुई है एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एज इट इज़ लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड इसी लाइन से डिराइव होती है हमारी जो प्रेजेंट में जिसको बोलते हैं हम कोलिजियम सिस्टम, जिसको कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं ना, वो इसी लाइन से डिराइव होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग, मींस प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे किसके साथ, सच नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही डीम्स नेसेसरी, जो प्रेसिडेंट को सही लगे जितने जजेस के साथ कंसल्ट करना सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, उसके बाद अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस को, है ना। सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड ये लिखा हुआ है कि बाकी जजेस जो होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस, आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सीजीआई को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट के जज के साथ होगा कंसल्टेंसी, ठीक है, उनके साथ कंसल्ट किया जाएगा। एंड अगर चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाते हैं, उनके अलावा कोई और जज को अपॉइंट करना है, अदर जजेस यानी, है ना, अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट एंड जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके साथ एंड हाई कोर्ट के जज के साथ। ये दो लाइनें एज इट इज़ लिखी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ ऑब्लिगेटरी टू अपॉइंट अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करना ऑब्लिगेटरी है किसी और जज को अपॉइंट करने के लिए इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट। देन अब आते हैं कि ये तो लिखा हुआ था, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने क्या किया इन 1981 पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक्ट्स निकाले, ठीक है। इट्स ये जो अपॉइंटमेंट हो रही थी ना जजेस की, उस चीज़ को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। एंड फर्स्ट जज केस आया 1981 में, इसने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यू। इसका क्या मतलब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जज केस में 1981 में कहा कि जो कंसल्टेशन वर्ड लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कंसल्टेशन वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड जो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन वर्ड का मतलब ये नहीं है कि कॉन्करेंस हो, मीन्स कि आप दोनों की येस हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर नो हो, है ना। कॉन्करेंस नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्करेंस हो, इसका सिंपली मतलब है एक्सचेंज ऑफ व्यू, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने पूछा सीजीआई से कि भाई मैं इसको एक्स पर्सन को अपॉइंट कर दूं, सीजीआई ने कहा कि देख लेते हैं,
ना करो आप, मुझे ये सही नहीं लगता, है ना। फिर प्रेसिडेंट ने अपनी मर्ज़ी से उसको अपॉइंट कर दिया, बिकॉज प्रेसिडेंट को वो पसंद था या फिर पसंद थी, ठीक है, उसको अपॉइंट कर दिया। सो ये सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को जो फर्स्ट जज केस था। फर्स्ट जज केस ने कहा कि प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो कंसल्टेशन है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्रेंस हो, सिर्फ ये मतलब है एक्सचेंज ऑफ व्यू। एंड प्रेसिडेंट जो है जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड चीफ जस्टिस हैं, उनकी एडवाइस के बिना मीन कंसल्टेशन के अगेंस्ट भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसी जज की, ये इसने कहा था। सेकंड जज केस में क्या कहा? सेकंड जज केस में कहा, जो कि 1993 में हुआ था, इसमें कहा कि जो एडवाइस है ना चीफ जस्टिस की, वो है बाइंडिंग, वो है बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इसने कहा कि ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को कोई एक्स या वाई पर्सन पसंद है तो उसको ऐसे ही अपॉइंट कर देंगे, है ना। प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया सीजीआई से कि भाई मैं इसको अपॉइंट कर दूं, सीजीआई ने कर दिया नो, कि नहीं इसको अपॉइंट नहीं करना बिकॉज ही इज़ नॉट केपेबल, या फिर वो उस पोजीशन के लिए अभी इज़ नॉट गुड, है ना, इज़ नॉट गुड राइट नाउ, इन फ्यूचर में भी, बट अभी नहीं है ना। सो बट प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, सो वो उस चीज़ को ये इसने कर दिया, उसके अगेंस्ट दे दिया रूलिंग, ठीक है। सो फर्स्ट केस में क्या हुआ था? फर्स्ट केस में कहा था कि भाई प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करेंगे, ठीक है, बट उसका मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं है, सिर्फ ये मतलब है एक्सचेंज ऑफ व्यू, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे किसी को भी अपॉइंट कर दें एज अ जज। सेकंड जज केस में कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, जो भी सीजे बोलेंगे, जो भी सीजे कहेंगे कि इस पर्सन को अपॉइंट करो, एक्स पर्सन को अपॉइंट करो, तो सीजे ने अगर बोल दिया तो प्रेसिडेंट को वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट को वो चीज़ करनी पड़ेगी। दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये किसने कहा? सेकंड जज केस ने कहा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये है PYQ, ठीक है। उसमें पूछा हुआ था कि किस केस में एडवाइस ऑफ CGI जो थी वॉज मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, है ना। किस केस में, इन विच केस एडवाइस ऑफ CGI वॉज मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये PYQ है। ऑप्शन दिए थे फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ऐसे करके। तो इट वॉज सेकंड जज केस 1993, सेकंड जज केस 1993, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेकंड केस में हुआ था, एडवाइस को बाइंडिंग बना दिया था। फर्स्ट में कहा था कि कोई बात नहीं, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू है, ठीक है, बट सेकंड में कहा था कि नहीं भाई एक्सचेंज ऑफ व्यू नहीं है, जो भी CGI कहेंगे वो होगा प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग, ठीक है। एंड इस केस में ये भी कहा था कि CGI जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एडवाइस देंगे अपनी आफ्टर कंसल्टिंग 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट ऑफ हिज जो कोलीग्स होंगे, है ना, CGI के जो सीनियर मोस्ट कोलीग्स होंगे उनके साथ करेगा CGI कंसल्ट। उसके बाद प्रेसिडेंट को देंगे एडवाइस कि भाई आप इस पर्सन को या इस पर्सन को कर दो अपॉइंट एज अ जज, ठीक है, एंड दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये कहा गया था सेकंड जज केस में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कहा था कि CGI की एडवाइस बाइंडिंग है, ये भी कहा था कि CGI की एडवाइस के अंदर 2 और जजेस की एडवाइस भी होनी चाहिए, ठीक है, CGI प्लस 2 अदर जजेस। फिर आता थर्ड जज केस, फिर आता हमारा थर्ड जज केस 1998। इसमें कहा गया, इसमें प्लूरैलिटी को इंश्योर किया गया, ठीक है। इसने कहा कि कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी जजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सिर्फ आप 2 जजेस के साथ कंसल्ट करते थे, है ना, अब क्या करोगे, अब आप 4 जजेस के साथ कंसल्ट करोगे। इट मीन्स CGI प्लस 4 जजेस, है ना। पहले था CGI प्लस 2 जजेस, पहले CGI था प्लस 2 जजेस था, अब CGI के साथ 4 जज कर दिए। किसमें कहा? ये कहा थर्ड जज केस में, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि जो प्रेजेंट कोलिजियम है, हमारी प्रेजेंट कोलिजियम है ना, हमारे पास प्रेजेंट कोलिजियम यही है, CGI प्लस 4 अदर जजेस, ये हमारा प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम है। ये पूछा गया था कि प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम जो है ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस एक्ट के बाद बना था, है ना, तो वो था थर्ड जज केस 1998, थर्ड जज केस 1998, ठीक है। सो इसने कहा था कि सोल ओपिनियन ऑफ CGI डज नॉट मीन कंसल्टेशन, है ना, कि अगर CGI ने अकेले ही बोल दिया कि आप इसको अपॉइंट करो तो वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। बट अगर CGI 4 जजेस के साथ कंसल्ट करके बोलते हैं कि आप इसको, इस एक्स पर्सन को अपॉइंट करो एज अ जज, तो वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। बट अगर विदाउट कंसल्टेशन विद द कोलीग्स बोलते हैं तो वो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। ये बोला था थर्ड जज केस ने, ये कहा गया था थर्ड जज केस के अंदर,
ठीक है, थर्ड जज केस के अंदर कहा गया था कि 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ आप कंसल्ट करो, फिर ही आपकी बाइंडिंग होगी एडवाइस ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड इसने ये भी कहा था कि अगर दो जज एडवर्स ओपिनियन देते हैं, एडवर्स ओपिनियन मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, सीजे ने कहा आप पर्सन एक्स को अपॉइंट करो, कंसल्ट कर रहे थे 4 लोगों के साथ, उन 4 में से 2 लोगों ने बोल दिया कि नहीं आप इनको अपॉइंट मत करो, फिर सीजीआई जो है इन लोगों का नाम रिकमेंड नहीं कर सकते टू प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बोला था थर्ड जज केस ने कि अगर उनमें से 2 जज जो हैं वो एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं ना, तो सीजीआई जो है नाम रिकमेंड नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, यानी सीजीआई प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना। एंड ये भी कहा गया था कि रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई विदाउट कंसल्टिंग कोलिजियम इज़ नॉट बाइंडिंग। जैसे मैंने ऊपर बोला था कि अगर 4 जजेस के साथ सीजीआई कंसल्ट नहीं करते तो वो एडवाइस गवर्नमेंट के ऊपर यानी प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। ये था थर्ड जज केस। एंड फोर्थ जज केस जो 99th अमेंडमेंट हुई थी 2014 में, उसको ना फोर्थ जज केस बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ जज केस बोलते हैं। इसमें एनजैक बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। इसको बोलते हैं फोर्थ जज केस। ठीक है, फोर्थ जज केस। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। इन 2017 सुप्रीम कोर्ट ने ना फर्स्ट टाइम परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप किया था, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2017 में। ठीक है, वैसे क्या होता था, एडहॉक बेसिस पे होता था, अगर कोई केस आ जाता था उसको सॉल्व करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एस्टेब्लिश होता था, फिर वो उसको हटा दिया जाता था। ठीक है, सो 2017 में परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया था। ठीक है, देन सीजे अपॉइंटमेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है कैसे होती है, क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं। सो 73 तक क्या हो रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसको सीजे बना देते थे, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट में उसको बना देंगे हम सीजीआई, है ना। बट ए एन रॉय ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ही वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट। ये कब हुआ, 1973 में। 1973 में ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम जो कोर्ट में सीनियर इंसान नहीं है, मींस जो सीनियर मोस्ट जज नहीं है, उसको बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था, काफ़ी जो सीनियर मोस्ट जज थे ना, आई थिंक 3 सीनियर मोस्ट जज थे उस टाइम, उन्होंने कर दिया था रिज़ाइन कर दिया था, बिकॉज उनके अपॉइंटमेंट की जगह जो एन रॉय थे उसको अपॉइंट कर दिया गया था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो चीज़ थी उसको ब्रेक कर दिया गया था, सीनियर मोस्ट वाली चीज़, कि सीनियर मोस्ट ही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड इसी के कारण सेकंड जज केस गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली एंड ओनली सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीनियर मोस्ट जज होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे यूपीएससी कि भाई किस केस में कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो होगा सीनियर मोस्ट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किस केस में कहा गया था। सो ये कहा गया था सेकंड जज केस में, सेकंड जज केस 1993। ठीक है, 1993 याद रखना। सेकंड जज केस में कहा गया था कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो बनेगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्वालिफिकेशन पे आते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके अंदर सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन मेंशन है, सिर्फ 2 क्वालिफिकेशंस मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, कौन सी है वो, जो फर्स्ट है, इट इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर किसी को आपने सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है तो वो होना चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसने सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया लिखा है, ये नहीं कहा कि बाय बर्थ होना चाहिए, बाय नेचुरलाइजेशन होना चाहिए, बाय रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, ये कुछ नहीं मेंशन किया। सो अगर आपको बोलता है यूपीएससी कि जो टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वन हैज़ टू बी बोर्न इन इंडिया, सो वो स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक है, आपको जज बनने के लिए इंडिया में बोर्न होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप सिटीज़न होने चाहिए, चाहे आप नेचुरलाइजेशन हो रहे हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो रहे हो, चाहे डिसेंट से हो रहे हो, दैट डजंट मैटर, जस्ट आप सिटीज़न होने चाहिए। ठीक है, कैसे भी हो। देन सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो है आप जज जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर 5 years,
ठीक है, आप रह चुके हो या फिर ऑलरेडी हो, है ना। यू आर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन भी हो सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, आपने 2 साल लगाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद आपने 1 साल लगाया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसके बाद आपने 2 साल लगाए दिल्ली हाई कोर्ट में, है ना। सो टोटल आपके हो गए 5 साल, है ना, टोटल आपके 5 साल हो गए। एंड नाउ यू आर एलिजिबल, अब आप हो जाते हो एलिजिबल किस चीज़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। सो क्या लिखा हुआ है, जज ऑफ हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट के जज हो 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद और लिखा है, ठीक है, और या फिर आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए आप किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर इन सक्सेशन। इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट रहे, उसके बाद आप 5 साल दिल्ली हाई कोर्ट में रहे, फिर 2 साल आप बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे, है ना, टोटल 10 साल हो गए, टोटल 10 साल हो गए ना। तो ये वही बोल रहा है कि आप 10 साल के लिए एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 5 साल के लिए आप हाई कोर्ट के अंदर जज होने चाहिए, ठीक है, या फिर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए इन प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और पे फोकस करना, और ठीक है, और है ये, एंड नहीं है, और है, ठीक है, इट इज़ एंड नॉट और, ठीक है। सो ये चीज़ें होनी चाहिए, 2 ही कंडीशन है, सिटीज़न होने चाहिए, 5 साल के लिए हाई कोर्ट में हो, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ये सारी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैंशन मिनिमम एज ऑफ जजेस, ठीक है, ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एज मैंशन नहीं है, कोई भी एज मैंशन नहीं है कि जो जज है उसकी एज इतनी होनी चाहिए मिनिमम, ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है, ठीक है। एंड ये जो साथ में था ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा था इसलिए मैंने लिख लिया था। एंड ये PYQ में पूछा गया था, ठीक है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1973, इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, है ना, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के अंडर। अगर इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है ना, तब भी आप राइट टू लाइफ को कर्टेल नहीं कर सकते, राइट टू लाइफ को कर्टेल नहीं कर सकते। किसमें कहा गया था, एडमिनिस्ट्रेशन जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976, ये पूछा हुआ है PYQ में, दैट्स वाई मैंने लिख लिया था, ठीक है। याद रखना, राइट टू लाइफ इमरजेंसी में कर्टेल नहीं किया जा सकता। किस जजमेंट में कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। अब आते हैं ओथ में। ओथ बिफोर प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड बाय हिम, जो ओथ होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो एडमिनिस्टर कौन करते हैं, या तो प्रेसिडेंट करेंगे या फिर कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, है ना, जो प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंट। होता क्या ओथ के अंदर, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड सोमनिटी एंड इंटेग्रिटी, to duly and faithfully and to best of his ability, knowledge, judgment, perform duties of office without fear, favor, affection and ill will, and uphold constitution and laws, uphold constitution and laws। ये है ओथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ये है ओथ, ठीक है। एंड जो सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी जो होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है बाय एक्ट, ठीक है, बाय एक्ट। एंड ये चीज़ भी याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज होती है, प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है, कोई उनको पर्क्स मिलते हैं, कोई अलाउंस मिलती है, जो पेंशन मिलती है, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल 360 में होती है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में होती है। सो अगर आपको पूछे कि जो सैलरी प्रिविलेजेस पेंशन जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एट ऑल, है ना, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस सैलरी वगैरह जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस की वो रिड्यूस नहीं की जा सकती। देखने से ये स्टेटमेंट करेक्ट लगता है ना, बिकॉज इट शोज़ की इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस को ये शो करती है स्टेटमेंट, बट इट इज़ रॉन्ग,
वहाँ पे एक एक्सेप्शन दी हुई है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ लिखी हुई है। देन टेन्योर, टेन्योर मीन्स कितने साल तक, कितने ईयर्स तक कोई जज जो है सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज रहेगा, है ना, या फिर रहेगी, ठीक है, एज अ जज वो रहेगी कितने साल तक। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टर्म फिक्स नहीं की किसी जज की कि इतने साल होनी चाहिए। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 प्रोविजंस बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रोविजंस लिखी हुई हैं। वो कौन सी लिखी हुई हैं? उसने कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन जो एज अ जज सुप्रीम कोर्ट में परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़, वो ऑफिस में रहेगा कब तक? जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता या फिर हो जाती, ठीक है। जब तक वो 65 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज रहेगी। एंड कोई भी क्वेश्चन जो है एज के रिगार्डिंग, ठीक है, एज के रिगार्डिंग वो एक उस अथॉरिटी एंड मैनर में डिटर्मिन होगा जो पार्लियामेंट बनाएगी, जो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। ये सिंपल याद रखो कि 65 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स है जज की इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। रिज़ाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को लेके, है ना, एंड रिमूव भी किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट मीन्स प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, रेकमेंड कौन करेगा? पार्लियामेंट रेकमेंड करेगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, आप रिज़ाइन कर सकते हो प्रेसिडेंट को लेटर देके, एंड आपको रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन किया कि यार इसने ना हमारे अगेंस्ट जजमेंट दे दी है, लेट्स रिमूव हिम और हर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी तो ही उसको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। देन रिमूवल, अब देख लेते हैं रिमूवल का प्रोसीजर क्या होता है, एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। जैसा ऊपर बोला कि सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली एंड ओनली आफ्टर एड्रेस बाय पार्लियामेंट, ओनली एंड ओनली आफ्टर एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम यानी कि प्रेसिडेंट इन सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, सेम सेशन, ठीक है, सेम सेशन में, सेम सेशन लिखा है यहाँ पे, सेम डे नहीं लिखा, ठीक है, सेम सेशन है, इस पर फोकस करना। सेम सेशन मीन्स मानसून सेशन चल रहा है तो मानसून सेशन में ही पूरा पूरा का पूरा जो ये होगा रिमूवल का मोशन जो होगा, जो प्रेजेंट किया जाएगा, वो पूरे के पूरे हमारे मानसून सेशन में पास होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने मानसून सेशन में प्रेजेंट किया एंड बजट सेशन में नेक्स्ट ईयर या फिर विंटर सेशन में वो पास हो रहा है, ऐसा नहीं है, सेम सेशन में होना चाहिए। ये वर्डिंग लिखी हुई है सेम सेशन, ठीक है। सो रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा जब पार्लियामेंट एड्रेस करेगी, जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाएगा, ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को, सेम सेशन में, फॉर सच रिमूवल। एंड एड्रेस, दैट एड्रेस मस्ट बी supported by 2/3 majority of each house MPs, each house member of parliament present and voting in majority of total membership of that house। इसी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। जब मैंने ऊपर वर्ड यूज़ किया था स्पेशल मेजोरिटी, वो इसी को बोलते हैं। मीन्स जितने भी MPs होंगे उस टाइम प्रेजेंट, जितने भी MPs उस टाइम प्रेजेंट होंगे उनकी 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, जितने भी MPs प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उसकी मेजोरिटी। मान लो हमारी लोकसभा है, 545 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, इसकी जो टोटल मेजोरिटी होगी मीन्स 51%, है ना, 51% इस चीज़ का। एंड जितने उस टाइम प्रेजेंट होंगे लोकसभा के अंदर, लोकसभा में फॉर एग्जांपल आप ले लो 350 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड इनकी मेजोरिटी, इनकी सिंपल मेजोरिटी क्या होगी भाई? 51%, है ना, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से जब पास हो जाएगा एड्रेस, तब क्या होगा? तब उस जज को पर्टिकुलरली रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ग्राउंड क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 ग्राउंड मेंशन करता है किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के रिमूव करने की। वो क्या है? वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। जब वो प्रूव हो जाएगा तब क्या होगा? तब रिमूव कर दिया जाएगा, तब रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ पार्लियामेंट ने निकाला था जज इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट करने के लिए रिमूवल को। इस एक्ट के अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है। मोशन जो है कितने MPs के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा,
क्या प्रोसीजर होगा, स्पीकर की क्या राय होगी इसके ऊपर, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। सो रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर्स इन लोकसभा। अगर ये जान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का मोशन है ये किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है, लोकसभा में भी आ सकता है एंड राज्यसभा में भी आ सकता है, दोनों में किसी भी हाउस में हम मोशन को ला सकते हैं टू रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बोथ द हाउसेज में आ सकता है। अगर लोकसभा में आ रहा है, अगर आया लोकसभा में तो लोकसभा की स्ट्रेंथ है ज़्यादा, है ना, लोकसभा की स्ट्रेंथ है हमारे पास 545 करेंटली, वैसे तो 550 है बट मेंबर्स जो हैं 545 हैं। राज्यसभा में 245 है ना, 243 हो गए हैं प्रेजेंटली, 245 सॉरी, यहाँ पे 243, 543। सो अगर लोकसभा में अगर लोकसभा में मोशन पास किया जा रहा है, मोशन प्रेजेंट किया जा रहा है सिंपली फॉर सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल, तो 100 मेंबर्स करेंगे सपोर्ट लोकसभा में। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर करेंगे। वाई? बिकॉज राज्यसभा की स्ट्रेंथ तो देखो आप, है ना, 1/2 है लोकसभा की स्ट्रेंथ के, दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई। अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर करेंगे सपोर्ट, अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर सपोर्ट करेंगे उस मोशन को। एंड जो वो मोशन होगा वो उस पर्टिकुलर हाउस का जो भी चेयरमैन होगा या होगी उसको प्रेजेंट किया जाएगा, है ना, या स्पीकर या फिर चेयरमैन, या स्पीकर या फिर चेयरमैन। एंड स्पीकर चेयरमैन जो है उस मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं एंड रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो एडमिट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। एंड ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि जो स्पीकर चेयरमैन होते हैं ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, दे कैन नॉट रिफ्यूज़ रिमूवल मोशन। ये स्टेटमेंट थी यूपीएससी की प्रीलिम्स में, प्रीवियस ईयर्स में ये स्टेटमेंट थी कि स्पीकर चेयरमैन जो हैं वो ना रिफ्यूज़ नहीं कर सकते रिमूवल मोशन को, बट दे कैन रिफ्यूज़। किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जज इंक्वायरी एक्ट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये जज इंक्वायरी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये लिखा हुआ है जज इंक्वायरी एक्ट के अंदर। एंड अगर ये एडमिट हो जाता है, अगर स्पीकर ने या फिर चेयरमैन ने एडमिट कर लिया वो मोशन, देन क्या होगा, देन स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है ना 3 मेंबर की कमेटी बिठाएंगे, ठीक है, 3 मेंबर की एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उस कमेटी में कौन कौन होगा? उस कमेटी में होंगे हमारे चीफ जस्टिस या फिर कोई और जज, हमारे चीफ जस्टिस होंगे या फिर कोई और जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे किसी भी हाई कोर्ट के, एंड डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होंगे। ये 3 लोग होंगे एक कमेटी में जो बताएगी कि किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट के वो प्रूव मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी को लेकर गिल्टी है या फिर नहीं है, गिल्टी है या फिर नहीं है, ठीक है। कमेटी बिठाएगा, कौन बिठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के सॉरी हमारे स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। 3 मेंबर होंगे, कौन होंगे? या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा कौन होगा? उसके अलावा होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? कोई भी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो सकता है, कोई भी हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा मेंबर कौन होगा? तीसरा मेंबर होगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइस ऑफ होम? इन द आइस ऑफ प्रेसिडेंट, इन द आइस ऑफ प्रेसिडेंट। 3 मेंबर की कमेटी होगी जो रिकमेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर कमेटी ने उनको गिल्टी फाइंड कर लिया मिसबिहेवियर का या फिर इनकैपेसिटी का, देन हाउस जो है, हाउस यानी कौन सा हाउस? जिस हाउस ने वो कमेटी बनाई है, ठीक है, जिस हाउस ने वो कमेटी बनाई है वो हाउस क्या करेगा? वो कंसीडर करेगा मोशन को कंसीडर करेगा, मोशन पास करेगा, ठीक है। कैसे पास करेगा? स्पेशल मेजोरिटी से इन ईच हाउस, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से इन ईच हाउस। अगर लोकसभा ने कमेटी बनाई है, ठीक है, वो स्पेशल मेजोरिटी से उसका मोशन पास कर देगा। अगर कमेटी गिल्टी फाइंड कर लेती है उस जज को पर्टिकुलरली, तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ लोकसभा ने किया पास, उसके बाद फिर गया राज्यसभा में, फिर राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी के साथ कर दिया पास फाइनली। उसके बाद ये चीज़ आएगी प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट क्या करेंगे? ऑर्डर दे देंगे टू रिमूव दैट जज। प्रेसिडेंट दे देंगे ऑर्डर उस जज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सो ये था प्रॉपर प्रोसीजर, ये प्रॉपर प्रोसीजर था। किसके अंदर आई है? ये जज इंक्वायरी एक्ट के अंदर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी पूछ लेता है कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, सो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जज इंक्वायरी एक्ट के अंदर लिखी हुई है। एंड अब तक कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया, अब तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया। 1991 में फर्स्ट केस गया था, फर्स्ट केस हुआ था जिसमें जस्टिस
वी रामास्वामी को इम्पीच करने के लिए मोशन पास किया गया था, ठीक है। बस दैट टाइम कांग्रेस एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, इसीलिए वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास नहीं हो पाया एंड वहीं पे वो मोशन लैप्स कर गया, ठीक है। सो प्रेजेंटली कोई भी अब तक कोई भी जज जो है उसको इम्पीच या फिर रिमूव नहीं किया गया। अब आते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के ऊपर। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो क्या होता है? जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है ना, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। व्हेन अगर सीजीआई का ऑफिस वेकेंट है या फिर सीजीआई एब्सेंट है या फिर सीजीआई अनेबल है टू परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज़, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे सीजीआई, वो एब्सेंट है या फिर उनकी जो पोस्ट है वो वेकेंट है, ठीक है, सीजीआई की पोस्ट इज़ वेकेंट। इन तीन केसेस में, ओनली एंड ओनली इन तीन केसेस, ठीक है, एब्सेंट, वेकेंट, अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, इन तीन केसेस में प्रेसिडेंट जो है किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के ओनली, हाई कोर्ट नहीं है, ऑप्शन देगा आपको हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट भी ऑप्शन देगा, सुप्रीम कोर्ट भी देगा, सो इट इज़ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा जब सीजे होंगे वेकेंट, उनकी पोस्ट वेकेंट होगी, वो एब्सेंट होंगे या फिर अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आते हैं एडहॉक जज। एडहॉक जज कब बनाया जाएगा? ये कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। सीजीआई जो है हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं एज एडहॉक जज, ठीक है। जब कोरम जो है, कोरम मैंने बताया था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, है ना। जब कोरम जो है परमानेंट जजेस की सुप्रीम कोर्ट में फुलफिल ना हो, ठीक है, तब चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के जज को एज एडहॉक जज अपॉइंट करेंगे, सो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जो एडहॉक जज है उसको अपॉइंट किया जाता है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड एडहॉक जज जो है वो होता है जज ऑफ हाई कोर्ट। एडहॉक जज कौन होता है? वो हाई कोर्ट का जज होते हैं, ठीक है। एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस वो कहाँ से होते हैं? वो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये डिफरेंस याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड जो चीफ जस्टिस किसी को एडहॉक जज बनाएंगे, किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो पहले लेंगे प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद कंसल्ट करेंगे उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जिस हाई कोर्ट से वो जज को इंडक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट है एंड दिल्ली हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एज ए एडहॉक जज बनाना है। वो क्या करेंगे? वो पहले कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ कि भाई मैं बना लूँ, प्रेसिडेंट ने येस बोल दी, उसके बाद कंसल्ट करेंगे अपने दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का सीजीआई जो होंगे उसके साथ किया जाएगा कंसल्ट कि भाई मुझे आपके हाई कोर्ट से एक जज चाहिए, ठीक है, मैं ले सकता हूँ? वो कर देंगे येस, ले सकते हो। फिर आप इस पर्टिकुलरली एक्स पर्सन को उठा के एडहॉक जज बना दोगे इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये था प्रोसीजर, ये है प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर है किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनाने का बाय चीफ जस्टिस, ठीक है, बाय चीफ जस्टिस, ये चीज़ याद रखना। एंड जो एडहॉक जज है वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज, वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी थी ऊपर, क्वालिफिकेशन क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की? सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 5 साल किसी हाई कोर्ट में रहा हो, 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट के अंदर, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, है ना, यही चीज़ थी। अगर वो ये फुलफ़िल कर रहा है, वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज ये तीनों चीज़ों को, इन कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो बन सकता है एज अ एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिंपल। देन जो भी जज को किसी हाई कोर्ट के एडहॉक जज बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ये उसकी ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग्स को अटेंड करे, है ना। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। एंड कोई भी जज एडहॉक जज है ना, उसके पास सारी पावर्स है एज अ नॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एडहॉक जज के पास, जो नॉर्मल जज के पास पावर्स होती हैं ना, नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज के पास जो पावर्स होती हैं वही पावर्स होती हैं हमारे एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज के पास, ठीक है। एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैलरी पर्क सब कुछ सेम होता है। देन आता है रिटायर्ड जज। अगर कोई जज रिटायर्ड हो गया एंड सीजीआई को लगता है
कि केसेस ज़्यादा हैं या फिर quorum फुलफिल नहीं हो रहा, तो सीजे क्या करेंगे, उस रिटायर्ड जज को बोलेंगे कि भाई आप हमारे यहाँ पे आओ, सुप्रीम कोर्ट में आओ एंड कुछ पर्टिकुलरली केसेस को सॉल्व करो या फिर ड्यूटी को फुलफिल करो, है ना। सो एट एनी टाइम सीजे कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो क्वालिफाइड है, जो है क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी थी, टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज फॉर टेम्परेरी पीरियड, ये भी याद रखना, ठीक है। एंड कंसेंट लेंगे, अगेन प्रेसिडेंट की कंसेंट लेंगे एंड उस पर्सन की कंसेंट लेंगे जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, यानी रिटायर्ड जज, ठीक है। अलाउंस कौन डिसाइड करेगा इसकी, अटॉर्नी डिसाइड करेगा अलाउंस, प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके पास सारी पावर्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, है ना। इसके पास जो रिटायर्ड जज को एज अ जज अपॉइंट किया गया बाय द सीजे, उसके पास पावर्स तो होंगी सुप्रीम कोर्ट जज की, बट ही और शी विल नॉट बी डीम्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। उसके पास पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट जज की, बट उसको माना नहीं जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, रिटायर्ड जज जो है उसको सीजीआई क्या करेंगे, सीजीआई पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे, उसके बाद जिस रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उसको बोलेंगे कि भाई आप बनना चाहते हो। अगर उसने बोला येस, प्रेसिडेंट ने भी बोला येस, तो फिर सीजीआई उसको अपॉइंट कर देंगे एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड ओनली, सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, दैट डिपेंड्स, ठीक है। एंड अलाउंस वगैरह सब कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, है ना। सैलरी कितनी होगी, अलाउंस क्या होंगे, पर्क्स क्या होंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ना कि सीजीआई। ये भी याद रखना, ये चीज़ याद रखना, रिटायर्ड जज के अलाउंस डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ना कि सीजीआई। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो हम जानते हैं दिल्ली है ना। दिल्ली जो है सुप्रीम कोर्ट की सीट है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ऑथराइज करता है सीजीआई को कि वो कोई और भी सीट बना सकते हैं, किसी और सिटी को, प्लेस को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, बट विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ किसी भी सिटी को, किसी भी प्लेस को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। एंड ये प्रोविज़न भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि सीजीआई को ये करना ही होगा, है ना। उनका मन किया, उनको नीड फील हुई, ठीक है, तो वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो अब तक तो नहीं हुआ, है ना, 75 ईयर्स हो गए हैं हमें, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। सो इट इज़ ऑप्शनल, नॉट कंपल्शन, कंपल्सरी नहीं है, जस्ट ऑप्शनल है। देन प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट की परमिशन लेके अपने प्रैक्टिसेस को, अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकता है प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाय बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। इसका क्या मतलब हुआ, हमने देखा था, जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर कर रहे थे, हमने उसमें देखा था कि आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, है ना, एडवाइस ले सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस पे। सो ये वही बोल रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन केस के ऊपर प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंदर कोई केस रेफ़र करते हैं हमें, है ना, कोई भी केस रेफ़र करते हैं, तो वो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा, उस बेंच के द्वारा जो कि जिसमें 5 जजेस होंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एटलीस्ट 5 जज होंगे, ये चीज़ याद रखना। देन ऑल अदर केसेस जो हैं वो सिंगल जज बेंच या फिर डिवीज़न बेंच जो है वो डिसाइड करेगा। जजमेंट जो होगी वो डिलीवर की जाएगी ओपन कोर्ट के द्वारा, एंड जितनी भी जजमेंट होंगी वो मेजॉरिटी वोट के द्वारा होंगी, बट डिफरिंग जजमेंट जो है वो भी साथ में ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 जज हैं टोटल, 5 जज का बेंच है, उसमें से 3 जज ने दे दी यस, किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर यस बोल दिया, यस मीन्स अप्रूवल दे दिया, सिंपल। 2 ने बोल दिया डिसेंट कि नहीं होना चाहिए ऐसा, उनकी डिसेंट वाला जो ऑर्डर होगा वो भी उसके साथ में अटैच्ड होगा, ठीक है। सिंपल ये बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट की कैसे इंश्योर करोगे आप, इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करोगे, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अपॉइंटमेंट होगी कोलिजियन सिस्टम के द्वारा, मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
उसके अंदर कोलेजियम वर्ड यूज़ नहीं किया गया, है ना, कोलेजियम वर्ड यूज़ नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट जो प्रोविजंस मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उससे कोलेजियम सिस्टम डिराइव हुआ है, ठीक है, उससे डिराइव हुआ है कोलेजियम सिस्टम, बट एज अ वर्ड कोलेजियम इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है। सो कोलेजियम सिस्टम जो है इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस। इसमें हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है या लेजिस्लेचर होती है उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता जजेस की अपॉइंटमेंट में। देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हमने बताया कि जजेस जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ओनली, है ना, सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, वो भी मर्जी से नहीं, आफ्टर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जब पास होगा मोशन तब। फिक्स सर्विस कंडीशन है, मैंने बताया था कि उनकी जो सैलरीज़ हैं प्रिविलेजेस हैं उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट एक्सेप्शन भी थी एक, कौन सी एक्सेप्शन थी, आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के बाकी आप किसी भी केस में सर्विस कंडीशन को, सैलरी को, अलाउंस को रिड्यूस नहीं कर सकते। एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, वो सारे के सारे चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज का मतलब है इनके ऊपर वोट नहीं की जा सकती लोकसभा के अंदर, जस्ट डिस्कशन की जा सकती है, जस्ट डिस्कशन की जा सकती है, बट वोट नहीं की जा सकती, वोट नहीं की जा सकती। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो प्रोहिबिट करता है डिस्कशन इन पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट मोशन इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जज ने दे दी अपनी जजमेंट, है ना, कोई बेंच था उसने जजमेंट दे दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट दे दी जजमेंट। अब आप इस जजमेंट को, उस जिस जज ने वो जजमेंट दी है उस जज के कंडक्ट को आप पार्लियामेंट के अंदर यानी लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते कि इस जज ने ये चीज़ गलत बोली है, इस जज ने हमें उस पार्टी को फेवर किया है या फिर डिसफेवर किया हमें, ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते एक्सेप्ट जब तक उसका इम्पीचमेंट मोशन हाउस में ना हो, जब तक इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट कंसीडर ना कर रहा हो, उसके अलावा आप उसके कंडक्ट को क्या नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। देन बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई जब आप रिटायर हो जाते हो, जब आप हो जाते हो रिटायर्ड, सुप्रीम कोर्ट से हो गए आप रिटायर, है ना, तो आप किसी भी कोर्ट में कंट्री में, किसी भी कोर्ट में, अथॉरिटी में, ट्रिब्यूनल में आप एज अ जज या फिर एज अ लॉयर एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक्ट नहीं कर सकते। सो क्या लगाता है, बैन लगा देता है। देन पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर्स हैं, उसके पास पावर्स हैं, किसी को भी वो क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। देन फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ, जो सीजीआई है, सीजीआई अपॉइंट करता है ऑफिसर्स को एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ही कैन ले डाउन सर्विस कंडीशन, ठीक है। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, स्टाफ होता है जो सर्वेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे अपॉइंट किए जाते हैं सीजीआई के द्वारा। एंड इसमें कोई भी रोल नहीं होता जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका कोई भी रोल इसमें नहीं होता। जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ये बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको आप कम नहीं कर सकते, जस्ट इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप इंक्रीज़ कर सकते हो बट कम नहीं कर सकते, ठीक है, रिड्यूस नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सटेंड द पार्लियामेंट कैन ओनली एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, पार्लियामेंट सिर्फ जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है, कम नहीं कर सकती, ठीक है। देन सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, जो हमारा आर्टिकल 50 है, डीपीएसपी है ना, आर्टिकल 50 डीपीएसपी का है। आर्टिकल 50 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें बोला जाता है
कि जो स्टेट है, स्टेट यानी गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सो ये था इंडिपेंडेंस का केस। अब आते हैं जुरिस्डिक्शन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन ब्रिटेन। हमारे इंडिया में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है, हमारे इंडिया में। बट ब्रिटेन में क्या होता है, जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है वो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि उनका जो अपर हाउस है, हमारे यहाँ पे अपर हाउस है राज्यसभा, उनके वहाँ पे है अपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके अगेंस्ट अगर आपने अपील करनी है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आप जाओगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। बट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ही कर सकते हो, इन सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपने अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाओगे, आप इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। एंड हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड। ये किसने कहा था, ये कहा था अलादी कृष्ण अय्यर ने कहा था। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उनके मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, इसके पास ज़्यादा पावर्स हैं देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी पूछा हुआ है पहले। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की क्या है? सो ये काफ़ी बार पूछ चुका है यार, स्टेट PCS, प्रीलिम्स, CAPF, CDS, कितने बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है, इसमें आता है कोई भी केस अगर सेंटर या फिर स्टेट के बीच में है, ठीक है, कोई भी केस सेंटर या फिर स्टेट के बीच में है, एंड कोई भी केस जिसमें सेंटर स्टेट वर्सेस वन और मोर स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर 2 और मोर स्टेट्स, कोई केस है 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, या फिर 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है। सो ये है हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आपको आई थिंक ये समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इसका मतलब हुआ सेंटर गवर्नमेंट ने कोई किसी इशू के ऊपर बना दिया लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फेमस केस था, ठीक है, कोल था, है ना, कोल के ऊपर बनाया था लॉ। कोल कहाँ पे होता है, ज़मीन के अंदर होता है ना, ज़मीन में होता है कोल, ठीक है। सेंटर ने लॉ बनाया था कि ज़मीन जो है, इसके अंदर जो कोल है, इसके ऊपर तो हमारा राइट है, बट जो ऊपर वाली लैंड है ना, इसके ऊपर भी हमारा राइट है। ये बनाया था लॉ सेंटर ने। एंड इसके अगेंस्ट जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी, वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कोल तो ठीक है, आप कोल के ऊपर तो चार्ज कर रहे हो, बट जो लैंड है ना, वो है स्टेट सब्जेक्ट, लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। सो लैंड के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो हम लगाएंगे, उसके ऊपर हमारी पावर्स हैं, है ना। सो ये केस किसके बीच में बन रहा है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बन रहा है एंड वेस्ट बंगाल के बीच में बन रहा है, यानी सेंटर स्टेट हो गया। ये किसके पास जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ये वाला केस हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। बिटवीन सेंटर स्टेट वर्सेस वन और मोर स्टेट, ये भी सिमिलर है, ठीक है। सेंटर है एंड एक कोई और स्टेट है, उसके साथ उसके अगेंस्ट किसी और स्टेट ने मूव कर गई सुप्रीम कोर्ट में, तो वो वाला केस भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। बिटवीन 2 और मोर स्टेट तो बता ही दिया। देन जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मीन्स सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस केस को हेयर कर सकता है, और कोई भी कोर्ट जो है इंडिया में, यानी कि हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट उस चीज़ को उस केस को वो नहीं कर सकता, ट्राई नहीं कर सकता, ठीक है, एंटरटेन नहीं कर सकता उस केस को। एक्सक्लूसिव पावर्स में क्या क्या आता है, डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट ऑन विच existence or extent of legal rights depend. Thus, questions of political natures are excluded. जो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है बिटवीन सेंटर स्टेट एंड 2 और मोर, 1 या फिर 2 मोर स्टेट्स, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, है ना, ये तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया आपकी एक्सक्लूसिव, यानी इसमें हाई कोर्ट जो है इंटरफेयर, यानी कि हाई कोर्ट के पास वो वाला केस नहीं जा सकता। अब इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो पॉलिटिकल नेचर वाली कंप्लेंट्स है ना, वो नहीं जाएगी,
वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। कौन सी जाएगी? उसने ये बता दिया कि ये वाली नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो तो चलेगी। क्या बताया उसने? बोला डिस्प्यूट डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। लॉ एंड फैक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल वाले केस में था, ठीक है, उसने बोला था कि जो लैंड है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, एंड सेंटर ने बोला था कि भाई जो कोल है वो हमारा सब्जेक्ट है। सो बन गया ना क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। इसी के लिए गया था वो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एंड एनी सूट ब्रॉट बिफोर सुप्रीम कोर्ट बाय प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट सेंटर और स्टेट कांट बी एंटरटेन्ड। मैंने ऊपर बताया कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, या फिर सेंटर उसके साथ कोई और स्टेट, उनके अगेंस्ट कोई और स्टेट, सिर्फ ये 3 केस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और कोई भी केस नहीं जाएगा। सो कोई जो सिटीज़न है ना, कोई सिटीज़न है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं जा सकता। नॉर्मली जा सकता है, नॉर्मली सेंटर के अगेंस्ट कोई भी सिटीज़न जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं जा सकता। नॉर्मल केसेस में जा सकता है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें कौन सी चीज़ें नहीं आती, ये चीज़ें भी पूछी हुई हैं। ये चीज़ पूछी हुई है, इसको याद रखना, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कौन सी चीज़ नहीं आती? डिस्प्यूट ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई ट्रीटी हुई थी हमारी किसी कंट्री के साथ, ठीक है, या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ था, वो वाला डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं जाता, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं जाता। नॉर्मल केस में जा सकता है, बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो कि होती है एक्सक्लूसिव, उसमें नहीं जा सकता। देन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू सच डिस्प्यूट्स। ये बोल रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट किसी ट्रीटी के कारण हो रही है, एंड उस ट्रीटी में ये चीज़ मैंशनड है कि सुप्रीम कोर्ट में इस ट्रीटी के रिलेटेड कोई भी केस नहीं जाएगा, तो भी वो चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से। देन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। आपको पता होगा जो वाटर डिस्प्यूट्स है, इसके लिए हमने वाटर ट्रिब्यूनल बना रखे हैं, है ना। जो इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल्स होते हैं, हमने वो बनाए हुए हैं फॉर दिस पर्पज़। सो वो वाले केस, वाटर रिलेटेड केस जो हैं इंटर स्टेट वाले, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। फाइनेंस कमीशन का कोई भी मैटर है फाइनेंस कमीशन का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे नहीं जा सकता अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देन एडजस्टमेंट ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो भी मैटर नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। देन ऑर्डिनरी डिस्प्यूट होती है अगर कमर्शियल नेचर की सेंटर और स्टेट के बीच में, वो भी नहीं जाएगा, है ना। वैसे अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, मैंने बोला था क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फिर फैक्ट हो तो जाएगा, बट कमर्शियल नेचर की डिस्प्यूट है तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो नहीं जाएगा। या फिर स्टेट ने डैमेज रिकवर करना है सेंटर से, वो वाला केस भी नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट केस था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, वो गया था 1961 में वेस्ट बंगाल एंड सेंटर को लेके, जैसा मैंने बताया था ना, कोल वाला केस हुआ था जो। सो वो हुआ था 1961 में, ठीक है। अब आते हैं हम रिट जुरिस्डिक्शन में। रिट होती क्या है? एक ऑर्डर होता है। रिट इज़ सिंपली एन ऑर्डर जो अथॉरिटी इशू करती है। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा कोई चीज़ करवाने के लिए या फिर नहीं करवाने के लिए, ठीक है, वो होती है रिट। सो जो रिट है ये इशू की जाती है फॉर सिटीज़न ओनली। रिट फॉर सिटीज़न ओनली, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सिटीज़न जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कोई चीज़ को एनफोर्स करवाने के लिए या फिर नहीं करवाने के लिए, हाँ, एंड सिर्फ सिटीज़न जा सकता है। कोई फॉरेनर ऐसा नहीं होगा कि कोई अमेरिकन आए एंड सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि भाई आप रिट इशू करो मेरी ये चीज़ को इन्फोर्स करवाने के लिए, वो चीज़ नहीं होगी। जो रिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न के लिए होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है रिट्स को इशू करने के लिए अंडर आर्टिकल 32, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है। वाई? बिकॉज हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकती है। जो हाई कोर्ट है वो रिट्स को इशू कर सकती है, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, ये चीज़ को याद रखना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है बट
बट एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? बिकॉज जो हमारा हाई कोर्ट है वो भी इशू कर सकता है। अब आते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन पे। एपिलेट जुरिस्डिक्शन पे, एपिलेट जुरिस्डिक्शन में क्या क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में अपील कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट जजमेंट। जो हाई कोर्ट जजमेंट होगी उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई कर दे कि ये जो केस है ना, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चाहिए बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होगा? हाई कोर्ट एक आपको सर्टिफाई करेगा, आपके उस केस को करेगा सर्टिफाई, एंड आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर वाला। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है जिसमें हाई कोर्ट को लगता है कि भाई इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ज़रूरी है, तो वो हाई कोर्ट क्या करेगा? आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा उस पर्टिकुलर केस में, एंड उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप सुप्रीम कोर्ट में करते हो अपील। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। देन सिविल मैटर। अब आते हैं सिविल मैटर। अपील जो है आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, या फिर दैट क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई सिंपल ये वाला जो केस है ना मेरे पास, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर डिसाइड करे इसके ऊपर, डिसीजन ले अपना, तो वो बेटर होगा, है ना, मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सिंपल, तो उस केस में भी आप सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पहले क्या होता था? पहले 20,000 रुपीज़ जो थे वो लिमिट होती थी, ठीक है, बट मॉनेटरी लिमिट को 1972 में हटा दिया गया था। पहले मॉनेटरी लिमिट होती थी, अगर 20,000 का अमाउंट है, ठीक है, किसी केस के रिलेटेड इतना अमाउंट इन्वॉल्व है या फिर इससे ज़्यादा है, तो ही हाई कोर्ट जो है सर्टिफाई करेगा उस केस को सुप्रीम कोर्ट के लिए, अदरवाइज़ नहीं। बट ये जो लिमिट थी इसको हटा दिया गया था 1972 में। अब आते हैं क्रिमिनल मैटर्स पे। जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट ने ऑन अपील हैज़ रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, या फिर हैज़ टेकन एनी केस ऑफ सबॉर्डिनेट किड एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, सर्टिफाई दैट द केस फिट विद सुप्रीम कोर्ट। सिंपल, इतना क्या पढ़ोगे आप यार, सिंपल बताता हूँ। ये देखो, क्रिमिनल मैटर्स में जो क्रिमिनल मैटर है, अगर हाई कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दे दी है, सिंपल डेथ सेंटेंस दे दी है, ठीक है, ये लाइन को छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इक्विटल को पढ़ के। ये याद रखो, क्रिमिनल मैटर में अगर हाई कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया या फिर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये वाला केस जो है ना ये फिट है अपील के लिए टू सुप्रीम कोर्ट, आपको सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया, इन 3 केसेस में क्रिमिनल मैटर में आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर अपील, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप क्रिमिनल मैटर्स में अपील कर सकते हो 3 केसेस में। अगर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी है, अगर हाई कोर्ट ने सबॉर्डिनेट जो उसका कोर्ट था वहाँ से लिया अपना केस, एंड उस केस में हाई कोर्ट ने आपको दे दी डेथ सेंटेंस, ठीक है, तो भी आप जाओगे किसके पास? डायरेक्टली जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड लास्टली हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि यस ये जो मैटर है मेरे पास ये फिट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो भी आप जा सकते हो। अब ये जो पहले 2 केस है ना जिसमें डेथ सेंटेंस है, डेथ क्या होता है? डेथ इज़ अ वेरी मैटर ऑफ राइट, है ना, डेथ जो है मैटर ऑफ राइट होता है। सो डेथ वाले केस में फर्स्ट 2 केस जो हैं इसमें तो आप डायरेक्टली चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास बिना किसी सर्टिफिकेट के, है ना, बिना किसी सर्टिफिकेट के आप जाओगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई मुझे डेथ सेंटेंस दी गई है, आप इस केस को करो डिसाइड कि ये सही है या फिर गलत है ना, बिकॉज उसमें मैटर ऑफ राइट होता है, मैटर ऑफ लाइफ होता है, उसमें मैटर ऑफ राइट भी होता है, मैटर ऑफ राइट के साथ लाइफ भी होता है। सो जिसमें डेथ सेंटेंस दी गई है उसमें आप डायरेक्टली चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास बिना किसी सर्टिफिकेट के। बट ये जो थर्ड केस है इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, बिकॉज उसमें नो राइट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको दी गई थी डेथ सेंटेंस दी गई थी सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, है ना, आपको दे दी थी डेथ सेंटेंस, बट हाई कोर्ट ने क्या किया, इस डेथ सेंटेंस को रिवर्स कर दिया एंड इसको बना दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर आप नहीं जा सकते, ठीक है। हुआ क्या, 1970 में पार्लियामेंट ने क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन थी
सुप्रीम कोर्ट के, उसको किया एनलार्ज, ठीक है। नाउ यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया या फिर 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दे दी है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया या फिर 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दे दी। हमने ऊपर देखा ना कि अगर आपको सिर्फ डेथ सेंटेंस दिया तो ही आप जा सकते हो, बट अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है मीन्स लोअर कोर्ट ने आपको कहा था कि भाई आपको डेथ पेनल्टी है, फिर आपका केस गया हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है डेथ पेनल्टी नहीं है बट आपको है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सज़ा, है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 साल की सज़ा। तो ये वाली प्रोविज़न थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके रिलेटेड काफ़ी मैटर्स आ रहे थे कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो इंसान की लाइफ पूरी ही जो जेल होता है उसमें निकलेगी, है ना, तो कोई प्रोविज़न होनी चाहिए इस चीज़ को सही करने के लिए। तो तब पार्लियामेंट ने क्या किया, 1970 में पार्लियामेंट ने किया चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने क्रिमिनल एपीलेट जुरिस्डिक्शन जो थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की उसको एनलार्ज किया, एंड पार्लियामेंट ने बोला कि भाई कोई भी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो अगर हाई कोर्ट ने आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है या फिर 10 साल की आपको इम्प्रिजनमेंट दी है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल की इम्प्रिजनमेंट, ये चीज़ याद रखना, सिंपल दोनों केसेस में है। सेकंड केस में ये है कि लोअर कोर्ट से आपका केस उठाया एंड आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी या फिर 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दे दी, तो आप डायरेक्टली जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड टू ऑल केसेस, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, बोथ इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू हेयर अपील फ्रॉम हाई कोर्ट बट नॉट कवर्ड इन क्रिमिनल एंड सिविल एपीलेट जुरिस्डिक्शन अबव। इसका मतलब क्या हुआ, इसने ये कहा है कि जो मैटर्स ऊपर लिखे हुए हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला, 10 साल वाला, ठीक है, ये वाले मैटर्स तो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा जो मैटर्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, सिंपल ये बोला गया है, ठीक है, सिंपल ये बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, आपने आप गए हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया एंड आपको लगा कि भाई हाई कोर्ट का डिसीजन इज़ नॉट गुड या फिर सुप्रीम कोर्ट कुड गिव बेटर डिसीजन, ठीक है, आप डायरेक्टली चले गए सुप्रीम कोर्ट में, वो वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब आते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। जो स्पेशल लीव है ये आर्टिकल 136 में होती है। आर्टिकल 136 जो है ये बोलता है कि आप स्पेशल लीव लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड है टू ग्रांट इन इट्स ऑन डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब अपनी मर्जी से, सुप्रीम कोर्ट को आप कंपेल नहीं कर सकते कि भाई आप मेरे केस को सुनो स्पेशल लीव के अंदर, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी से आपके केस को सुन सकता है अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव के ज़रिए, ठीक है, एंड किसी भी जजमेंट को किसी भी मैटर में किसी भी कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, अगर आपको यूपीएससी पूछे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल कुड हेयर दैट केस, वो कौन सा आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 136, उसको बोलते हैं स्पेशल लीव, उसको बोलते हैं स्पेशल लीव। एंड इसके अंदर जो है ना मिलिट्री ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, एनी जजमेंट या फिर एनी कोर्ट का मतलब है मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के, जो हमारा कोर्ट मार्शल होता है उसको छोड़ के। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। देन जो हमारा दिस स्पेशल लीव है इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ये डिस्क्रिशनरी है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, मींस सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है, ठीक है, वो आपको स्पेशल लीव के अंडर आपके केस को सुन भी सकता है, नहीं भी सुन भी सकता, है ना। देन जो स्पेशल लीव के अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी भी जजमेंट को डिसाइड कर सकता है, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इंटरलोकेटरी हो, ठीक है, चाहे फाइनल चाहे इंटरलोकेटरी हो। देन इट कैन बी रिलेटेड टू एनी मैटर, ये किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, आपका टैक्स मैटर है, कोई भी मैटर है। स्पेशल लीव अंडर आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर को सुन सकता है, ठीक है, कोई भी मैटर हो, एंड किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट ये डिसीजन दे सकता है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट दे सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो स्पेशल लीव वाली पावर है ना ये एक्सेप्शनल है एंड ओवर राइडिंग पावर है, ठीक है, एंड इसको तब ही यूज़ करो जब इसकी ज़रूरत हो एंड स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक अपनी जजमेंट में, ठीक है। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने बोला था आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, है ना, प्रेसिडेंट जो है ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का 2 केसेस में।
दो कैटेगरी ऑफ केसेस में। पहला कौन सा है? पहला वो है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। उस केस में प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इन्वॉल्व है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, है ना। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर फैक्ट है, उस केस में प्रेसिडेंट ने मांगी है सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन कि भाई अब ओपिनियन दो, मैं यहाँ पे कंफ्यूज्ड हूँ। सो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। बट जो सेकंड केस है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रही है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से, एग्रीमेंट से, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव दैट एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव इट्स एडवाइस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से, एग्रीमेंट से कोई डिस्प्यूट हो रही है, ठीक है, स्टेट्स के बीच में, सेंटर के बीच में, या फिर किसी और कंट्री के साथ, है ना, कोई भी डिस्प्यूट प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के कारण हो रही है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। एंड जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होगी ना, आर्टिकल 143 के अंदर जो प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, दैट वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो है आर्टिकल 143 वाली, जो हमने ऊपर अभी देखी, प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं, प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से। उसको हम कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन भी बोलते हैं। ये फर्स्ट जब एडवाइस कब ली गई थी? दिल्ली लॉ एक्ट जब 1951 में पास किया गया था, तब हमारे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ने एडवाइस लिया था किससे? सुप्रीम कोर्ट से, अंडर आर्टिकल 143। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। मीन्स अपनी जितनी भी जजमेंट्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है ना, परपेचुअल मेमोरी के लिए एंड एज अ टेस्टिमोनी। एंड ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको आप एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनको एविडेंस यूज़ कर सकते हो। किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप लोअर कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि यार ये चीज़ सही नहीं है, ये बेकार है, काइंड ऑफ ऐसे नहीं कर सकते आप। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो वो जजमेंट जो है, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें वो एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, उसमें वो एक्सेप्ट की जाएगी, आप उसको लीगली रेफरेंस कर सकते हो। देन सुप्रीम कोर्ट के पास मैंने बताया कंटेम्प्ट टू कोर्ट है ना, आपको कंटेम्प्ट कर सकता है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को या फिर इन्फोर्स होने के लिए रोका है, उसके ऑर्डर्स को इन्फोर्स होने में कोई आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है। 1991 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फेयर क्रिटिसिज्म है वो एक्सेप्टेबल है। एंड 1991 में ये भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो लोअर कोर्ट्स हैं, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया ना, ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनकी कंटेम्प्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। ठीक है, अगर आपने हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कोई और सबॉर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसका कंटेम्प्ट किया आपने, तो भी सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर सकती है। ठीक है, कब कहा था? 1991 में कहा था। अब आते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पार्लियामेंट ने पास किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए, प्रोसीजर बताने के लिए। HS सान्याल कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये चीज़ आई थी, ये चीज़ याद रखना, ये भी PYQ है। जो HS सान्याल कमेटी थी उसने कहा था कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट होना चाहिए, जो कि पावर्स थे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए। सो सान्याल कमेटी ने रेकमेंड किया था, ये सान्याल कमेटी ने किया था रेकमेंड। बेस्ड ऑन दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास किया गया। इसने कहा था कि सिविल कंटेम्प्ट का मीन्स होता है विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट या फिर विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है? आपको फाइन लगता है। क्रिमिनल में आपको क्या होता है? क्रिमिनल में आपको होती है इम्प्रिजनमेंट, है ना, क्रिमिनल में आपको इम्प्रिजनमेंट होती है। सो ये एक्ट बोलता है कि भाई जो सिविल कंटेम्प्ट है ना, उसका मतलब क्या होगा? अगर आपने विलफुली, जानबूझकर किसी जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को, किसी रिट को, अगर आपने जानबूझकर डिसओबे किया है ना, डिसओबे किया, या फिर जो आपने अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट को, आपने जानबूझकर उस अंडरटेकिंग को ब्रीच किया, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सिविल कंटेम्प्ट, एंड आपके ऊपर लगेगा फ़ाइन।
ये तो हो गया सिविल कंटेम्प्ट। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? क्रिमिनल में ये इस एक्ट ने बोला, अगर आप कोई मैटर पब्लिश कर रहे हो, पब्लिशिंग एनी मैटर, ठीक है, जो स्कैंडलाइज करता है या फिर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को लोअर करता है या फिर प्रेजुडिस या फिर इंटरफेयर करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के साथ, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैटर, इन तीन केसेस के, अगर इन तीन केसेस में कोई भी मैटर में आप फॉल करते हो तो उसको बोलेंगे हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो इसमें आपको होगी जेल प्लस फाइन, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी प्लस आपको फाइन लगेगा। ये दोनों चीज़ें यूपीएससी ने पूछा था कि भाई सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइंड है हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, ठीक है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइंड है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आप इनोसेंट पब्लिकेशन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसी मैटर को, फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो जजमेंट का, तो उसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसके अंडर आपको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड अप टू 2000 फाइन लग सकता है। 2000 आपको फाइन लग सकता है मैक्सिमम, एंड 6 मंथ की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। एंड ये एक्ट ये भी बोलता है, नो कोर्ट शैल इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंटेम्प्ट। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ भी PYQ में पूछी हुई है, PYQ में ये चीज़ भी पूछी हुई है कि 1 साल के बाद, मान लो आज सुप्रीम कोर्ट का हुआ कंटेम्प्ट, ठीक है, सो आज से लेके 1 साल तक, ठीक है, प्लस 365 डेज़, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट नहीं करता प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो 1 साल के बाद भी वो चीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट मीन्स 1 साल की लिमिट है, 1 साल के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट को प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना होगा कंटेम्प्ट के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, ठीक है। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये न्याय पंचायत के ऊपर एंड विलेज कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ याद रखना। न्याय पंचायत एंड विलेज कोर्ट्स, ठीक है, न्याय पंचायत एंड विलेज कोर्ट जो होता है उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 जो है ये क्या बोलता है कि जो एक्ट्स फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, वो क्या होंगे, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 13 एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, जुडिशियल रिव्यू को, जुडिशियल रिव्यू को आर्टिकल 13 एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जुडिशियल रिव्यू एज अ वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एज अ वर्ड मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड नहीं करता, बट आर्टिकल 13 एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस में एंड प्रोवाइड करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपको बोले प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू के लिए, वो लाइन होगी गलत। अगर बोले आर्टिकल 13 एक्सप्रेस करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट, दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन रिव्यू जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 137 कहता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जजमेंट्स को रिव्यू भी कर सकता है ना, अपनी जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है। एंड जो रिव्यू पिटिशन है वो आप 30 डेज़ के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर जो आपको जजमेंट मिली है वो फाइल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी किसी केस में, एंड आपको लगा कि जजमेंट इज़ नॉट गुड, ठीक है, इसको ऐसे होना चाहिए था या फिर वैसे होना चाहिए था, तो क्या करोगे आप, तो आप अपील करोगे रिव्यू के लिए कि भाई आप इस जजमेंट को रिव्यू करो। विद इन 30 डेज़ आप वो रिव्यू पिटिशन फाइल करोगे, 30 डेज़ के अंडर अंडर। एंड जो रिव्यू पिटिशन होगा आपका वो किस बेंच को या किस जज को जाएगा, ये उसी बेंच को या फिर जज को जाएगा जिसने वो जजमेंट डिलीवर की है। ये चीज़ याद रखना, सेम बेंच को जाएगा, सेम बेंच। बिकॉज यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा कि भाई जिसने पहले से जजमेंट दी है एक केस में उसके पास थोड़ी दोबारा जाएंगे, वो तो फिर से वही जजमेंट दे देगा, है ना। सो भाई उसी के पास जाना होता है आपको अलग से नहीं जाना होता, ठीक है। रिव्यू पिटिशन सेम बेंच के पास, सेम जज के पास जाता है जिसने पहले आपको
क्या दी होती है, पहले आपको ऑर्डर दिया होता है, पहले आपको ऑर्डर दिया होता है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। एंड जो रिव्यू पिटिशन होता है वो किस केस में अलाउड होता है, फॉलोइंग केसेस में अलाउड होता है। अगर आपको कोई न्यू एविडेंस या कोई न्यू इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल गया उस केस के रिलेटेड, उस केस के रिलेटेड आपको कोई न्यू फैक्ट मिल गया, कोई न्यू एविडेंस मिल गया, है ना, तो आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो। या फिर आपको लगे कि जजमेंट में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो भी आप जा सकते हो। या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न है तो भी आप जा सकते हो रिव्यू पिटिशन के लिए, जो कि 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल होगा। ठीक है। अब कोर्ट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर अपोज भी कर सकता है। मीन्स एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता, है ना, या तो डिसमिस कर देगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो कोर्ट जो है नोटिस भेज देगा ऑपोजिट पार्टी को। हाउएवर, इवन आफ्टर डिसमिसल, मान लो कोर्ट ने आपके रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया, तो भी इन दैट केस ऑल्सो यू कैन स्टिल रिकन्सिडर, कोर्ट कैन स्टिल रिकन्सिडर इट्स फाइनल जजमेंट बाय वे ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने रिव्यू पिटिशन फाइल किया 30 डेज़ के अंदर एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसको डिसमिस। सो इन दैट केस ऑल्सो आपका जो केस है उसको रिव्यू किया जा सकता है, कैसे, क्यूरेटिव पिटिशन के द्वारा। किस ग्राउंड पर, अगर वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है, अगर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो वायलेट हुआ है, अगर कोर्ट को लगता है कि ग्रॉस मिसकैरेज हुआ है जस्टिस का, तो भी कर सकता है। या फिर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हुआ है तो भी कर सकता है। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जो जज था जिसने जजमेंट दी थी वो बायस्ड था, है ना, वो जज था बायस्ड, तो भी आपके केस को रिव्यू किया जा सकता है। किसके अंडर, क्यूरेटिव पिटिशन के अंदर। ये 4 ग्राउंड्स थे, इनको याद रखना। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ठीक है। इतना डिटेल में हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज पूछा हुआ है यार, पहले पूछा हुआ है पहले, सो दैट्स वाई। मैं चाहता तो ऐसे ही भगा के करवा सकता था, बट दैट वुड नॉट सर्व द पर्पस, है ना, वो आपको हेल्प भी नहीं करेगा एंड आपको लगेगा कि आपने पढ़ा है, बट एक्चुअल में वो आपके काम नहीं आएगा, है ना। सो जो काम आए वो पढ़ो, है ना। आपका पर्पस एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि बार बार कोई चीज़ पढ़ते रहना, है ना। मूविंग नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। वाइल इंटरप्रेटिंग एनी लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग डॉक्ट्राइंस जो होती हैं उनको यूज़ करता है। सो यहाँ पे दी हुई हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरेबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये आर्टिकल 13 बोलता है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नल, वो हो जाएगा वॉइड, उसको कर दिया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। ठीक है। ये कौन बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरेबिलिटी बोलती है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ अंडर आर्टिकल 13, तो वो हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर बोलती है इंटेंशनली गिविंग अप राइट्स, वेव करना, है ना। वेव करने का मतलब यही होता है छोड़ देना, हाँ, छोड़ देना, गिव अप कर देना। सो अगर आप इंटेंशनली गिव अप कर रहे हो आपके राइट्स, ठीक है, उस केस में भी इस डॉक्ट्राइन को यूज़ किया जा सकता है बाय द हमारे सुप्रीम कोर्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये क्या होती है, ये बोलती है एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट इनवैलिड। एक्लिप्स क्या बोलती है, ये बोलती है कि भाई कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है वो इनवैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसने ये नहीं बोला कि इनकंसिस्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स के साथ है वो इनवैलिड है, ये बोला है कि जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है ना वो इनवैलिड नहीं है, ये बोला है, इट इज़ नॉट इनवैलिड। कौन बोलता है ये, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। देन डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये क्या बोलता है, ये लॉ ऑफ स्टेट एप्लीकेबल आउटसाइड स्टेट, इफ़ नेक्सस बिटवीन स्टेट एंड ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, टेरिटोरियल नेक्सस आर्टिकल 245 कहता है जो स्टेट का लॉ है ना,
हम ये जानते हैं कि सेंटर का लॉ जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, एंड जो स्टेट का लॉ होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होता है ना। बट अगर ऑब्जेक्ट यानी क्रिमिनल, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिमिनल है, उसने किया एक पर्टिकुलर स्टेट में क्राइम, ठीक है, एंड वो क्रिमिनल था किसी और स्टेट का, ये एक्स स्टेट का क्रिमिनल था, इसने वाई स्टेट में किया क्राइम, ठीक है, एंड अब ये चला गया, कहाँ चला गया, ये वापस अपनी स्टेट में भाग गया, एक्स में चला गया। ये जो वाई स्टेट का लॉ होगा ना, इस इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बिकॉज वाई, बिकॉज इनके बीच में नेक्सस है, टेरिटोरियल नेक्सस है, ठीक है, टेरिटोरियल नेक्सस है। लॉ ऑफ स्टेट एप्लीकेबल आउटसाइड स्टेट अगर नेक्सस बिटवीन स्टेट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में है नेक्सस, इसकी वजह से जो लॉ है आउटसाइड द स्टेट एप्लीकेबल है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। पिथ एंड सब्सटेंस क्या होती है, कलरेबल लेजिस्लेचर क्या होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उन मैटर्स के ऊपर जिसके ऊपर पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास, सो उस चीज़ को चेक करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है बट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कांट बी डन इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर स्टेट के पास पावर नहीं है किसी मैटर के ऊपर लॉ बनाने के लिए, तो स्टेटमेंट उसको घुमा फिरा के भी इंश्योर नहीं कर सकती, ठीक है, उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती, उसके ऊपर रूल्स नहीं बना सकती, ठीक है। विथ एंड सब्सटेंस में ये चेक किया जाता है कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है किसी पर्पस के, किसी भी यू कैन से किसी भी रीज़न के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, क्या उसके पास पावर्स हैं या नहीं है, तो वो इससे चेक करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होती है डॉक्टर ने, प्रेसिडेंट इसका मतलब होता है जो पहले हो चुका है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी हुई है, उसको यूज़ किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी एज अ एविडेंस कि ये चीज़ पहले भी हुई है, ठीक है। ये थी, आप इनको ध्यान रखना, ठीक है, जितनी भी थी यहाँ पे, जितनी भी थी, इनका मीनिंग मैंने लिखा नहीं है बिकॉज ये अपने नाम से क्लियर थी, इसलिए अगर आपको लगे कुछ डाउट यू कैन कमेंट मी, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू, आई वुड एक्सप्लेन यू, ठीक है। देन अदर पावर्स क्या आती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है, किसकी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। इट हैज़ ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड, ठीक है। प्रेसिडेंट को लेके, वाइस प्रेसिडेंट को लेके, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनकी इलेक्शन डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव मीन्स हाई कोर्ट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को हेयर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट की फाइनल पावर है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफ़र कर सकता है किसी एक हाई कोर्ट के केस का दूसरे हाई कोर्ट केस को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक केस को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, किसको, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट जो है किसी हाई कोर्ट से केस को विड्रॉ भी कर सकता है एंड उसको खुद डिसाइड भी कर सकता है ना, खुद डिस्पोज भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो मेंबर्स हैं एंड चेयरमैन जो है यूपीएससी का, एसपीएससी का यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनके मेंबर्स का, उनके चेयरमैन्स का बिहेवियर एंड कंडक्ट को क्या कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है। कब इंक्वायर करेगा, जब प्रेसिडेंट रेफरेंस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, एंड अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट को वो मेंबर या फिर चेयरमैन गिल्टी मिला, सुप्रीम कोर्ट को वो मेंबर या फिर चेयरमैन यूपीएससी का, एसपीएससी का, जेपीएसपी का गिल्टी मिला, तब क्या होगा, तब वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगा एंड उस केस में प्रेसिडेंट हैज़ टू रिमूव हिम, प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा, ये एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ पूछी हुई है, ठीक है। ये PYQ है अपना कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो होगी रिमूव करने के लिए यूपीएससी चेयरमैन को, वो बाइंडिंग होगी या फिर एडवाइजरी होगी, वो होगी बाइंडिंग, वो होगी एडवाइस बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। किस केस में, अगर
वो यूपीएससी का, एसपीएससी का एंड जेपीएससी का मेंबर या फिर चेयरमैन जो है गिल्टी पाए जाते हैं मिसकंडक्ट के लिए या फिर मिसबिहेवियर के लिए उस केस में, ठीक है, उस केस में। देन आर्टिकल 141 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लॉ सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट का लॉ जो होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होगा, है ना, वो जितने भी कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में उनके ऊपर एप्लीकेबल है। 142 बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं एंड डिक्रीज हैं उनको एनफोर्स किया जाएगा थ्रू आउट द कंट्री बाय सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे वो उनको एनफोर्स करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। देन आर्टिकल 143 ये क्या बोलता है, ये बोलता है प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, है ना। हमने ऊपर देखा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करेगा कब, जब मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट होगा एंड जब मैटर कोई या फिर डिस्प्यूट अराइज होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट से। 144 क्या बोलता है, 144 बोलता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जितने भी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा, है ना। लास्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड्स टू मैटर्स इन यूनियन लिस्ट कैन बी एनलार्ज बाय पार्लियामेंट, कैन बी एनलार्ज बाय पार्लियामेंट, है ना। यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर्स हैं उसके ऊपर जो पावर्स है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स यूनियन लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट जो है वो एनलार्ज कर सकती है। अदर मैटर्स में अगर बाकी मैटर्स हैं उनके ऊपर पावर को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये इसके लिए होगा स्पेशल एग्रीमेंट सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आई होप दिस इज़ क्लियर। देन जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ये भी याद रखना। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का। देन दिस जुडिशियल रिव्यू जो है एज अ वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मैंशन, कहीं भी मैंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू में वर्ड। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही जुडिशियल रिव्यू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार इसको 1967 में गोलकनाथ केस जो था ना उसमें यूज़ किया गया था। जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट यूज़ किया गया था गोलकनाथ केस में 1967, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कौन कौन सी हैं जो जुडिशियल रिव्यू के लिए पावर्स को एक्सप्रेस कर सकती हैं, जो एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, प्रोवाइड नहीं करती, एक्सप्रेस करती हैं। अगर लिखा हो ना कि इस आर्टिकल के अंदर जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया गया, दैट वुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू वाली पावर है ना ये डिराइव्ड पावर है, ये डायरेक्ट पावर नहीं है, डिराइव्ड पावर है, ठीक है। आर्टिकल 13 है, बताया था मैंने। 32 हमें रिट जुरिसडिक्शन देखी थी सुप्रीम कोर्ट की। 226 रिट जुरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट की, ठीक है। इन तीनों केसेस में जुडिशियल रिव्यू पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। 131 में क्या हुआ, 131 में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। 132 में एपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। 133 में सिविल केसेस में एपीलेट जुरिसडिक्शन है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। 134 में एपीलेट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल केसेस में। 134 है सर्टिफिकेट फॉर अपील बाय हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, जो हमने देखा था ना अमेंडमेंट हुई थी 10 साल वाली एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली, ठीक है। उस केस में भी अपील किसके पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, उसको भी उसमें भी जुडिशियल रिव्यू वाली पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। 135 में सुप्रीम कोर्ट जो है एज अ सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। 135 बोलता है आर्टिकल कि जो फेडरल कोर्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, उसकी जितनी भी पावर्स होंगी अब वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी। 136 हमने ऊपर अच्छे से डिटेल में देखा, स्पेशल लीव, है ना। स्पेशल लीव के ज़रिए कोई भी केस को सुप्रीम कोर्ट हेयर कर सकता है एक्सेप्ट मिलिट्री वाला। अगर मिलिट्री कोर्ट ने वो दिया है, कोर्ट मार्शल ने डिसीजन दिया तो उसको नहीं कर सकता, बाकी वो कर सकता है। 137 ये बोलता है रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है किसके अंदर, 137 के अंदर। ये भी देखा था कि 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू जजमेंट का पिटिशन फाइल किया जाएगा एंड सेम जज को सेम बेंच को फाइल किया जाएगा, है ना। ये भी देखा था हमने। 143 ये बोलता है प्रेसिडेंट जो है एडवाइस लेगा किससे, सुप्रीम कोर्ट से। 227 हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस पावर है
ऑल कोर्ट्स के ऊपर अंडर इट्स जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं उनको हाई कोर्ट क्या करेगा, सुप्रिटेंड करेगा अंडर आर्टिकल 227। 245 आर्टिकल 245 बोलता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट कौन बोलता है, आर्टिकल 245 बोलता है। आर्टिकल 245 बोलता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 245 कहता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा, पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज का। 246 क्या बोलता है, ये बोलता है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स, है ना। इसमें हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मैंशनड है। आर्टिकल 246 में जो हमारी तीनों लिस्ट हैं वो मैंशनड है, ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। 251 एंड 254 ये क्या बोलता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ तो सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। आर्टिकल 251 एंड 254 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर भाई सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट के बीच में, स्टेट लॉ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेंटर का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 371 क्या बोलता है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज़ हैं, लॉज हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे, वो रहेंगे अपने कंटिन्यू, वो रहेंगे अपने कंटिन्यू। जुडिशल रिव्यू का स्कोप क्या है इंडिया में, ठीक है। लॉज एंड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। अगर ये आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी विच फ्रेम्ड इट। इसका मतलब हुआ जिस अथॉरिटी ने ये लॉ बनाया है ये उसकी पावर्स में नहीं है, ये उसकी पावर्स में ही नहीं है, तो भी जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या फिर जो लॉ बनाया गया है बाय द पार्लियामेंट या फिर बाय स्टेट लेजिस्लेचर वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो भी जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, तो भी अपना जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। सो यू कैन सी कि जो हमारे इंडिया में जुडिशल रिव्यू पावर है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो नैरो है देन यूएसए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जुडिशल रिव्यू मेंशन नहीं है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल रिव्यू मेंशन नहीं है, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि जो लॉ हमारी पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है या फिर नहीं। मींस जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं क्या ये उसके अगेंस्ट तो नहीं है, सिर्फ ये चेक किया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर जुडिशल रिव्यू। बट अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट को ये देखता है कि जिस मैटर के ऊपर लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, क्या वो फेयर है, क्या वो जस्ट है, ठीक है, क्या वो जस्टिस को सर्व कर रहा है, क्या वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहा है, क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। ये चीज़ें देखता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, ठीक है, अंडर जुडिशल रिव्यू। सो जुडिशल रिव्यू पावर जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज्ड है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड है कंपेयर टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुडिशल रिव्यू पावर जो है वो नैरो है, बट यूएस वाले जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसकी जुडिशल रिव्यू पावर्स काफ़ी लार्ज हैं, काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड पावर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं जुडिशल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कौन से क्या होता है, इसमें वो वाले एक्ट्स होते हैं जिनको सेफ गार्ड किया जाता है ना, सेफ गार्ड करना होता है। आर्टिकल 31B सेज सेव करता है लॉज को 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में जो लॉज हैं उसको सेव कौन करता है, आर्टिकल 31B, ठीक है। 31B अगर वो कॉन्ट्रावेन करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, मीन्स कुछ लॉज होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावेन करते हैं, मीन्स फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, है ना, हार्म करते हैं फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से, उनको 9th शेड्यूल में रख दिया जाता है, वो हो जाते हैं फिर सेफ। फिर जुडिशरी उसको क्या नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 31B। सो आर्टिकल 31B प्लस 9th शेड्यूल जो है ये ऐड कब हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। ये हमारा कितनी बार PYQ पूछा गया है, अलग अलग एग्ज़ाम में, UPSC में, CAPF CDS अलग अलग एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। 31B, आर्टिकल 31B या फिर 9th शेड्यूल, ये दोनों
कब ऐड किए गए थे? ऐड हुए थे दोनों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। 1951 में हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, तब 9th शेड्यूल एंड 31st बी आर्टिकल ऐड किया गया था। ठीक है, 31st बी आर्टिकल ऐड किया गया था। ओरिजिनली जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया था उसमें सिर्फ 13 एक्ट थे, बट अब हमारे पास 282 एक्ट्स हैं। जो केशवानंदा भारती केस हुआ था, फेमस केस है ये 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 9th शेड्यूल है ना जो, अब ये हो जाता है ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल को हम रिव्यू कर सकते हैं। कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? जो केशवानंदा भारती केस था उसमें कहा था। वोमन राव केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने वोमन राव केस में कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी एक्ट ऐड हुए हैं 9th शेड्यूल में, उसको हम करेंगे रिव्यू। उसको हम करेंगे रिव्यू। ठीक है, एंड अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करेगा तो उसको हम कर देंगे इनवैलिड। सो ये चीज़ याद रखना। डेट कब दी थी? सिंपल ये कहा, केशवानंदा भारती केस में सिर्फ ये कहा था कि 9th शेड्यूल जो है ना उसको अब ओपन कर दिया जाता है, उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है 9th शेड्यूल को। केशवानंदा भारती केस में कहा था। बट वोमन राव केस में कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद डेट दे दी थी कि इस डेट के बाद जितने भी एक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे तो वो हो जाएंगे इनवैलिड। देन आईआर कोयलो केस में क्या कहा था 2007 में? इसमें कहा था कि कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है किसके ऊपर? 9th शेड्यूल को। ठीक है, 9th शेड्यूल को कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। जितने भी लॉज 24 अप्रैल 1973 के बाद बने हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को तो उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड इस चीज़ के लिए क्या होगा? इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राइट टेस्ट करेंगे। हम करेंगे राइट टेस्ट एंड एसेंस ऑफ राइट टेस्ट, 2 टेस्ट करेंगे। राइट टेस्ट में क्या क्या आता है? राइट टेस्ट एंड एसेंस ऑफ टेस्ट में आता है टू चेक 9th शेड्यूल लॉज एंड टू चेक जुडिशियल रिव्यू। मीन्स 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 2 चीज़ों को फॉलो करेगा, राइट टेस्ट करेगा एंड एसेंस ऑफ राइट देखेगा। इसमें क्या होता है? इसमें ये देखेगा कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट तो नहीं कर रहा। एंड जो राइट टेस्ट है एंड एसेंस ऑफ राइट्स है, ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है। बहुत बार ट्रिनिटी बोला जाता है, ट्रिनिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ट्रिनिटी में कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 21 आता है, 14 आता है, 19 आता है। ठीक है, 21 राइट टू लाइफ, 14 यू ऑल नो, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, राइट टेस्ट एंड एसेंस ऑफ राइट, इन तीनों आर्टिकल्स को लेके बोला जाता है। ठीक है, इफ़ वैलिडिटी ऑफ एनी 9th शेड्यूल लॉ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, it is not open to challenge such law again on principle declared by courts, except if new law added after 24th April and affect this law। सिंपल इसका मतलब क्या हुआ? अगर 9th शेड्यूल में कोई लॉ था, वो गया सुप्रीम कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि यस ये अब वैलिड है ना, ये वाला लॉ है वैलिड। सो दोबारा से आप उसी लॉ को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भाई इसको दोबारा चेक करो। ठीक है, इसको दोबारा चेक करो। I hope this is clear. So this was all about अपना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने देखा इसको, अच्छे से एक एक प्रोविज़न को देखा एंड जितना भी था यहाँ पे, जितना भी इम्पोर्टेंट था, जिससे भी हमारा PYQ बने हुए हैं, इन फ्यूचर बन भी सकते हैं, मैंने सारा कवर किया हुआ है इसमें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ईच एंड एवरी कॉर्नर हमने पढ़ा है ना, कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी ओवरलुक नहीं किया, कुछ भी अंडरलुक नहीं किया। जो जितना हमें पढ़ना चाहिए था बेस्ड ऑन PYQs, बेस्ड ऑन सिलेबस हमने किया। ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम के मैंने PYQs देखे हुए हैं, CDS, CAPF, प्रीलिम्स के तो लास्ट 26 ईयर्स के देखे हुए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो हमने हर तरह की चीज़ पढ़ ली है सुप्रीम कोर्ट को लेके। अब कोई भी क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, यू कैन ईज़िली आंसर दैट। आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, इतना डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई कि इसको जल्दी ख़त्म कर लें, जल्दी फिनिश कर लें। उसके बाद विल ट्राई कि
मैं इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी को अच्छे से डिटेल में हम उसको पढ़ें। कुछ चीज़ें जो लेफ़्ट हो गई हैं, जो छूट गई हैं, रिवर सिस्टम अच्छे से करेंगे, माउंटेन्स, ठीक है, जो पढ़ा हुआ है, जो रह गया है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाओ, ठीक है। बिकॉज पूछता रहता है यूपीएससी क्वेश्चंस माउंटेन रेंज से, रिवर से, इकोनॉमी में भी माइक्रो इकोनॉमी से कुछ पूछ लेता है। सो हम उसको भी अच्छे से कर लेंगे। एंड जो वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी ज्योग्राफी पे एंड अपना इकोनॉमी पे या फिर पॉलिटी पे, वो तो ऑलरेडी आप मे भी देख चुके हो। अगर नहीं भी देखी तो उसको देख लेना। बिकॉज पॉलिटी वाला मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो चीज़ें रह गई थी उनको करवा रहा हूँ, है ना। रीस्टार्ट फिर से बनाऊँगा उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी देख रखी हैं वो वीडियोस। अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पॉलिटी वाला, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी लिखा होगा, उसमें 2-3 आई डोंट नो, मे बी 3 और 4 वीडियोज़ हैं पॉलिटी का, आप उसको देखो, ठीक है। उसमें अच्छे से हमने पार्लियामेंट वाला, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल, ठीक है, वो सारा पढ़ा हुआ है। सो ये वीडियो भी उसमें ऐड कर दूँगा, उसको कंप्लीट कर लेना, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, सी यू।